मैं रिजवान असद और मेरे साथ इस वक्त हैं एक सोशल एक्टिविस्ट, एक रिट पिटीशन एक्टिविस्ट जो जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ जमील साहब, जिन्होंने हाल ही में ये गौकशी ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था उसके बारे में हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया था। इस रिट पिटीशन के फाइल होने के बाद हम इनसे आज हाई कोर्ट ने नोटिस दी है गवर्नमेंट को, इस सिलसिले में इनसे कुछ पूछताछ करेंगे। आरिफ भाई, आप रिट पिटीशन फाइल किए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स डाले थे और नोटिस क्यों जारी हुई आज गवर्नमेंट को? इंसदाद गांवकशी ऑर्डिनेंस जो हुकूमत कर्नाटक ने 5 तारीख के दिन शाम को गवर्नर के सिग्नेचर के साथ जो जारी हुआ, तो फ़ौरन उसके बाद हम लोगों की यही कोशिश रही कि इसके जो है सारे समाज पर इसके बुरे असरात पड़ेंगे करके बिल्कुल जंगी पैमाने पर उसके पीछे मेहनत करके बिल्कुल 6 तारीख के दिन मैंने बिल्कुल दूसरे दिन 1 बजे जो है हम लोग इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ कर्नाटका हाई कोर्ट में जो है एक मुफाद आमा की अर्जी यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हमने दाखिल किया। उसी दिन जो है 2:30 बजे और हम लोगों ने अर्जेंसी की बुनियाद पर इसको सबमिशन करे कि इस मामले को आज ही सुना जाए। तो कर्नाटक ने ये कोरोना की वजह से जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसमें PAL फाइल करने के बाद 7 दिन के अंदर जो है कोर्ट के सामने आएगा करके कोर्ट ने बोला था। तो उसी के हिसाब से जो है आज 12 तारीख को ये जो है कर्नाटका हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के सामने ये मामला आया और आज इसकी सुनवाई हुई। तो सुनवाई में क्या हुआ और क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और किस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस दी? जी, इस सिलसिले में जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने हुकूमत कर्नाटक के लिए इमरजेंट नोटिस जारी किया है। एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से इस केस में अपीयर हुए थे। उन्होंने इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 18 तारीख का वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जनवरी 18 तारीख को ये मामला और दोबारा सुनवाई के लिए आएगा। उसके अंदर हमारी यही कोशिश होगी कि किसी तरह इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक स्टे मिल जाए, जिससे सारे जो कारोबार फौरन बंद हो गए ऑर्डिनेंस के बाद दूसरे दिन से, उन लोगों को कारोबार करने का एक मौका और मिले। नहीं, ऑर्डिनेंस रोकने के लिए क्या क्या पॉइंट्स डाले हैं? क्यों ऑर्डिनेंस गवर्नर ने उस पर उनका मोहरा लगाया है? क्या ऑर्डिनेंस कोर्ट ऑर्डिनेंस को स्टे दे सकती है? जी बिल्कुल। हुकूमत के पास जब असेंबली के अंदर इनकी मेजॉरिटी थी तो इन्होंने बिल बनाया, बिल पास हुआ। कानून साज काउंसिल के अंदर इनकी अक्सरियत नहीं थी, इस वजह से बिल पास नहीं हो सकी। वो जो गड़बड़ हुई वो तो सबके सामने है। और ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने तक रहेगा? जी, ऑर्डिनेंस बिल्कुल 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस बनाने के लिए कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होना चाहिए, उसके लिए ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। आप ऐसे मामलों के लिए ऑर्डिनेंस बनाना बिल्कुल गैर जरूरी है। किस बुनियाद पर ऑर्डिनेंस को रोक लगाने की क्या पॉइंट्स डाले हैं आप? जी, ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस जब हुकूमत बनाती है तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन होना चाहिए। ये गांवकशी का मामला 1960 पर 4 में जब ऑलरेडी बिल है, उसी के हिसाब से कारोबार ये पूरे चीज़ चल रहे हैं। तो इसमें हुकूमत ने जो उनके मैनिफेस्टो में कुछ पॉइंट्स से कुछ एजेंडा था, उसके हिसाब से वो एक एक करके सभी बिल्स और ये ला रहे हैं। इसके अंदर अक्सरियत कानून साज काउंसिल में अक्सरियत ना होने की वजह से ये बिल पास नहीं करे, इसलिए जल्दी में जंगी पैमाने पर जो है ये ऑर्डिनेंस जारी करें। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस को जो है अब हम लोग कर्नाटका हाई कोर्ट तो नोटिस जाने की वजह जनवरी 18 तक आप इंतजार करेंगे। जनवरी 18 को क्या होने वाला है? जनवरी 18 को हुकूमत की तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ की सुनवाई होगी और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आप किस मकसद से इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाले, क्या सोच के डाले हैं? जी, इसके अंदर जो है बहुत सारी बुराइयां हैं। ये PL का मकसद जो है समाज में जो है सबको एक जैसा हक मिले।
ये जो कानून है ये बिल्कुल जो है माशी मुसलमानों की नहीं बल्कि दूसरे कौमों की, जैसे किसान हैं, जैसे इससे जुड़े हुए कारोबारियाँ हैं, इससे दुकानदार है, गोश्त बेचने वाले हैं, खाने वालों का नंबर तो आखिर में है, लेकिन इससे जुड़े हुए लोगों की जो है माशी हालत इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। आप ऑर्डिनेंस शाम को 5:30 बजे करें और सुबह को दूसरे दिन 10 बजे दुकान बंद। शहर बेंगलुरु और कर्नाटका के अंदर हज़ारों लोग जो है इस कारोबार से जुड़े हुए, ख़रीदो फरोख्त है, यहाँ तक जो है यहाँ पर गायों के लिए चारा तक यहाँ पर बेचा जाता है बेंगलुरु शहर के अंदर। तो ऐसी सूरत में हर इस लाइन से जुड़ा हुआ आदमी जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आप अकेले डाले हैं या कोई आपके साथ बीफ एसोसिएशन मर्चेंट्स वाले हैं या कोई दूसरे एनजीओज हैं या दूसरे संगठन वाले आपके साथ हैं कि आप खुद अपने आप से जाकर डालें? जी, अभी तक तो कोई ये जो पीएल डाला गया है ये सिर्फ मेरे नाम से डाला गया है। इसके लिए हमारे शहर बेंगलुरु के एक मशहूर वकील, सीनियर वकील एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर, और उनकी टीम की मेहनत के बाद ये इतना एकदम कॉन्क्रीट और इतना एक अच्छा एक मजबूत पीएल जो है हम लोग दाखिल कर सके। इसके अंदर एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल साहब की मेहनत ज़्यादा है, और इनको जो है बेंगलुरु के अंदर और कर्नाटक के अंदर से कोई जो है कुरैश बिरादरी रहो या इससे कारोबार से जुड़े हुए लोग रहो, इसके अंदर ये पीएल के अंदर किसी का कोई रोल अब तक नहीं है। Welcome to Nashiman News with me Rizwan Asad. Today I have with me a young dynamic senior counsel of the High Court and Supreme Court, Advocate Rahmatullah Kotwal, who is a known figure in the field of law. He has represented various companies. He has been on the board of various law boards. And today I have come to speak to him on the ongoing Karnataka Prevention of Cow Slaughter and Cattle Ordinance 2020, ordinance which was passed. Today he managed to argue in the court, and the High Court of Karnataka have given an emergent notice to the state government regarding the ordinance. So I'll take you further to Mr. Kotwal to give us the highlights of what exactly happened. So welcome to Nashiman News. You have been representing one petitioner by name Mr. Arif, who was instrumental in putting a writ petition against the ordinance which was passed by the governor. So what exactly happened, and can you just give us the highlights and what was the argument you did? Today the matter was listed for preliminary hearing. So we have challenged this ordinance through a public interest litigation. So after hearing this matter, court has issued emergent notice to the state of Karnataka, and the Advocate General has argued the matter on the other side. So he sought time to file his objections. So the matter is listed again on the 18th of this month for consideration of our interim order. What is the interim order you have given? The stay of this ordinance is the interim order we sought for. And what are the points you have mentioned? So the ordinance patently is a violation of Article 14, 19, 1G and Article 21 of Constitution of India. So do you think just because it violates this thing and it's not in the constitution, The state government is the state government regulating the food habits of the citizens, and it violates the fundamental rights. So what was exactly the argument, and what point did you put in the writ petition asking and the court to get a stay to the ordinance? The ordinance passed by the state government with the stringent the penal provisions and all. So in section 4 and 5, so we have argued on that point today. That the court has taken strong exception to the section 5, which provides for the transportation of the cattle, all sorts of cattle, to one place to another place. So we have given an example of one place wherein one farmer was taking his cattle to another place. So he has been assaulted by the cow vigilantes. So that is the provisions affecting public at large. Not only the persons who are slaughtering the cow, the person who is transporting this cow also is been targeted by this cow vigilantes on the basis of this ordinance. And then what about the provision of sale, purchase, disposal of slaughter? Have you put that point?
Yes, we have taken all the grounds, including the sale and the two. So the court has given time till January 18th. January 18th. So can you highlight what exactly was your main argument point? The ordinance envisages a ban of all forms of cattle slaughter. So, being India is the number one beef exporter in the world now. So, the India exports 19.60% of the world beef needs. We are providing almost 20% of the beef need to the world. So, now we will become the first largest exporter of beef. So, almost 5,27,000 metric ton we export to the GCC countries and the European world. So, but what is the, in the ordinance, you have gone and you have said that ordinance which has been passed in the assembly and not passed in the council. So, do you think that the court will take continue of your petition? Yeah, that is the reason the court has accepted and admitted the case and issued the notice to the government. So, when do you think that justice would be delivered? So, we are expecting the interim order on the 18th. So, after hearing the other side, the court is going to pass in any order, an interim order we sought for. So, we are expecting a positive order. Okay. Mr. Kotwal was very forthcoming, saying that the emergency notice has been issued to the Karnataka government on the writ petition filed by Mr. Arif Jamil, and he was also saying that the state government has got time till January 18 to respond to the notice. Till then, we will wait for the court's decision. Rizwan Asad, Nashiman News.